वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 22 दिसंबर। तो पहला टॉपिक है हमारा 60th गोवा लिबरेशन डे। तो रिसेंटली देखिए 60वां जो है लिबरेशन डे मनाया गया गोवा का। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए गोवा शुरू से ही पोर्चुगीज़ के अंडर में रहा। 450 साल तक करीब पोर्चुगीज़ ने जो है यहाँ पे रूल किया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आने वाले भी सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो थे वो यहाँ पे आए थे। तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली यहाँ से गए थे। ये उस टाइम में जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से जो मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह हैं या जो भी ट्रेड व्यापार वगैरह है वो गोवा से कैरी किया जाता था। ठीक है, हिस्टोरिकली रिवॉल्ट्स अगेंस्ट पोर्चुगीज रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज वर रिकॉर्डेड इन 18th सेंचुरी। और कहीं ना कहीं जो पुर्तगाली थे उनके खिलाफ हमें यहाँ विद्रोह वगैरह देखने को भी मिले हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास में। वहीं जून 18 1946 को देखिए द मूवमेंट ऑफ गोवाज लिबरेशन गैदर्ड मोमेंटम आफ्टर सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्लंज हिमसेल्फ इन द फ्रीडम मूवमेंट विद मेनी यंग गोवंस। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा जो है ये यहाँ पे जो मूवमेंट था ये शुरू किया गया 18 जून 1946 को। और इसी दिन को हम जो है हम ऑब्जर्व करते हैं एज गोवा रेवोल्यूशन डे के तौर पे। इसको हम गोवा रेवोल्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं। तो देखिए इंडिया तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हो गया था। लेकिन उसके बाद भी जो है गोवा अभी भी पुर्तगालियों के अंदर था। तो करीब भारत के आज़ाद होने के 14 साल के बाद जो है यहाँ पे गोवा आज़ाद होता है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉल्स फॉर गोवाज लिबरेशन अगेंस्ट गैदर स्टीम। आफ्टर मल्टीपल एजिटेशन फ्रीडम फाइटर्स इंडिया मेड पीसफुल अटेम्प्ट्स फॉर गोवा लिबरेशन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। तो ठीक है, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनके द्वारा कई जो है तरीके अपनाए गए। फिर लास्ट में क्या किया कि जो हमारी सरकार थी उस समय इंडियन गवर्नमेंट के, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। तो उन्होंने जो है आर्म फोर्सेस की मदद से जो है गोवा को जो है कैप्चर किया। और 19 दिसंबर 1961 को जो है ये इंडिया में गोवा को शामिल कर लिया गया। दिस मूवमेंट ऑल्सो मार्क द एग्जिट ऑफ पोर्चुगीज द फर्स्ट कमर्स द लास्ट यूरोपियंस कॉलोनाइजर्स टू लीव इंडिया। उसके बाद देखिए अब इसी के बाद जो है यहाँ से पोर्चुगीज चले जाते हैं। और पोर्चुगीज जो कि सबसे पहले आए भी रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आने वाले जो भारत में थे वो पुर्तगाली ही थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी जो थे वो पुर्तगाली ही हुए। ठीक है, अब बात करते हैं टीबी कुन्हा के बारे में। देखिए एक ये प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट थे, एक एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट थे गोवा से। ठीक है, और इनको हम फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म भी के नाम से जानते हैं। इनको हम फादर ऑफ गोवा नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा ही पोर्चुगीज़ के खिलाफ जो है गोवा में पहला जो मूवमेंट है, पहला जो आंदोलन है वो टीबी कुन्हा के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन विजय की। देखिए ऑपरेशन विजय जो है वो भारत का पहला ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन है जिसमें हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों ने साथ मिलकर काम किया था। और जो है पोर्चुगीज़ से जो है गोवा दमन दीव को जो है आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो उसी को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। 36 घंटे का ये मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक 1961 तक ख़त्म हुआ। ठीक है, 36 घंटे लगातार ये ऑपरेशन चला था जिसमें गोवा दमन और दीव को जो है यहाँ से पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। ठीक है, वाइल द आर्मी एडवांस इनटू गोवा फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, तो आर्मी जो है प्रवेश करती है गोवा में नॉर्थ और ईस्ट के हिस्से से। द इंडियन एयरफोर्स बॉम्ब द पोर्चुगीज एयरबेस एट डेबोलिम। तो वहीं पे इंडियन जो हमारी एयरफोर्स है वो पोर्चुगीज़ के जो अड्डे वगैरह रहते हैं तो वो डेबोलिन में वहाँ पे जो बमबारी वगैरह इनके द्वारा किया जाता है। द इंडियन नेवी वॉज टास्क्ड विथ प्रिवेंटिंग हॉस्टाइल एक्शन बाई पोर्चुगीज वॉरशिप। ठीक है, तो वहीं इंडियन नेवी का उस समय ये ड्यूटी था कि जो भी वॉरशिप वगैरह थी इनकी, तो उस पर वो वहाँ उनसे फाइट करेंगे पोर्चुगीज जो भी जहाज़ वगैरह थी। सिक्योरिंग एक्सेस टू मोरमुगो हार्बर एंड सिक्योरिंग द अजनदीप आइलैंड ऑफ करवार। ठीक है, अब देखिए वहीं शाम तक क्या होता है। 19 दिसंबर 1961 की शाम तक जो है जो पोर्चुगीज़ गवर्नर रहते हैं जनरल वास्लो डे सिल्वा, उन्होंने एक साइन किया डॉक्यूमेंट और बाद में सरेंडर कर दिया और गोवा को जो है इंडिया में मिला लिया गया। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या हुआ लिबरेशन के बाद। तो ये गोवा अनेक्स इनटू इंडियन यूनियन एंड वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव। ठीक है, तो अब गोवा और दमन दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी जो है बनाई गई। 1967 में द क्वेश्चन ऑफ वेदर द स्टेट शुड मर्ज विद द महाराष्ट्र। ये सवाल उठा कि क्या गोवा को जो है महाराष्ट्र के साथ मिला देना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक प्लेबिसाइड किया गया, मीन्स लोगों द्वारा जो वोटिंग वगैरह कराई गई जो वहाँ के रहने वाले थे गोवा के लोग। तो लेकिन मर्जर को लेकर के कि गोवा महाराष्ट्र में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के लोगों ने विरोध में जो है वोट डाला। तो गोवा जो है वो अलग एक जो है स्टेट बना दिया गया बाद में। ठीक है, तो 1987 तक जो है ये एक यूनियन टेरिटरी ही रहता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। लेकिन बाद में जो है उसके बाद 1987 के बाद जो इसको राज्य का दर्जा मिल जाता था। तो गोवा जो है वो हमारा 25th स्टेट बन जाता है। लेकिन दमन और दीव जो है अभी भी
यूनियन टेरिटरी में ही आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल। तो देखिए रिसेंटली ये बिल जो है लोकसभा से में इंट्रोड्यूस किया गया है, पास भी हो जाएगा। अब उसे कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। देखिए पहले तो है आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, कि ये जो आधार कार्ड है हम लोग का, तो उसको ये ऑथेंटिकेट करेगा। मीन्स द बिल सीक्स टू एम्पावर इलेक्टोरल ऑफिसर्स, मीन जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स होंगे उनको ये पावर देगा कि जो भी अपना जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स वगैरह हैं तो वो अपना आधार नंबर जो है वो लिंक करवा सकते हैं उससे, ठीक है। इट ऑल्सो सीक्स टू अलाउ द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स टू आस्क फॉर आधार नंबर्स। उसके बाद जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको ये एक तरह से पावर देगा कि वो जो है पूछ सकते हैं आधार नंबर के बारे में, ठीक है, जिनका भी नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल है उनसे उनके आधार के कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, ताकि एक तरह से जो ऑथेंटिकेशन है मीन्स मिलाया जा सके कि हाँ आप जो आपका जो नाम से वोटर आईडी में है वही सेम आधार कार्ड में है कि नहीं, बाकी चीज़ें सेम है कि नहीं, ठीक है। और उसके अलावा इट वुड ऑल्सो एम टू आइडेंटिफाई रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द सेम पर्सन इन इलेक्टोरल रोल ऑफ मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति का नाम 2-3 बार रजिस्टर हो चुका है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है और कहीं और की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, तो उसमें ये हेल्प करेगा कि एक लोग का नाम जो होगा वो एक ही जगह रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसे जो फर्जी नाम वाले हैं उनका जो है संख्या जो है यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी विल बी वॉलंटरी। और देखिए आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना जो वॉलंटरी हुआ, ऐसा कंपल्सरी मैंडेटरी नहीं किया गया, सिर्फ वॉलंटरी किया गया है। अमेंडमेंट मेक इट क्लियर दैट नो एप्लीकेशन शैल बी डिनाइड एंड नो एंट्रीज इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिलीटेड फॉर द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस आधार कार्ड नंबर। देखिए अगर मान लिया आप आधार कार्ड नहीं दे पाते हो तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपके एप्लीकेशन को डिनाई किया जाएगा, आपके मीन्स आप वोट वगैरह नहीं दे पाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिंक किया जा रहा है और सिर्फ ये वॉलंटरी है, ठीक है। सच पीपल विल बी अलाउड टू फर्निश अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जिनके पास मान लीजिए कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो उनको कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखिए अमेंडमेंट्स टू आरपी एक्ट फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो एक नया वोटर है उसके लिए क्या संशोधन हुआ है। तो देखिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, उसका सेक्शन 23 है, इसको अमेंड किया गया टू अलाउ लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स डाटा विद द आधार इकोसिस्टम, ठीक है, ताकि जो वोटर आईडी है उसको आधार कार्ड के सिस्टम के साथ लिंक किया सके। तो इसके लिए जो है आरपी एक्ट 1950 का सेक्शन 23 को अमेंड किया गया है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 14 है जो आरपी एक्ट का, विल अलाउ हैविंग 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर एलिजिबल पीपल, ठीक है, टू रजिस्टर एज वोटर्स इंस्टीड ऑफ 1। तो पहले देखिए जनवरी 1 जो था वो रजिस्ट्रेशन डेट था कि 1 जनवरी को जो भी 18 साल पूरा हो जाएगा तो वो 1 जनवरी को अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब जो है इसके लिए 4 डेट डिसाइड किए गए हैं, जो कि 1 जनवरी, उसके बाद फिर 1 अप्रैल, ठीक है, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ठीक है। अब ये 4 डेट्स हो गई, पहले सिर्फ और सिर्फ जनवरी था, ठीक है। जो भी 18 साल का हो जाता है तो सिर्फ और पहले क्या था कि सिर्फ 1 जनवरी को जो है रजिस्टर कर सकता था, लेकिन अब जो है अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी वो अपना जो वोटर आईडी जो वोटर लिस्ट में नाम है वो रजिस्टर करवा सकता है। उसके बाद सेक्शन 20 ऑफ आरपी एक्ट और सेक्शन 60 ऑफ आरपी एक्ट जो है वो इलेक्शंस को जनरल न्यूट्रल बनाने की बात करता है फॉर सर्विस वोटर्स, जो सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो ये इसमें वर्ड वाइफ का जहाँ यूज़ किया गया तो वाइफ की जगह जो है अब स्पाउस का यूज़ किया जाएगा, ताकि एक तरह से जो जनरल न्यूट्रलिटी की जो भावना है वो दिखाने के लिए ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चनिंग द इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। रिसेंटली हमें देखने को मिला कि एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ बिटवीन सीईसी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो वो पीएमओ ऑफिस में जो हमको बुलाया गया था उसी को लेकर के, तो हम जानेंगे कि क्या होता है इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। तो आर्टिकल जो हमारा संविधान का 24 है, 324 जो अनुच्छेद है संविधान का, ये बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह की, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ इस फंक्शन इलेक्शन कमीशन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। और ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन होगा वो एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें इंटरफेरेंस, कोई भी दखलंदाजी, जो एग्जीक्यूटिव है जो हमारी विधायिका है तो विधायिका का कोई भी दखलंदाजी नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के कामों में, ठीक है, फंक्शंस में। इट इज़ द कमीशन दैट डिसाइड द इलेक्शन स्केड्यूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। उसके बाद देखिए जो कमीशन होगा वो जो भी इलेक्शन का जो भी चुनाव वगैरह होते हैं उसके जो टाइम टेबल होता है, जो शेड्यूल होता है, तो वो शेड्यूल जारी करना, चुनाव को कंडक्ट करवाना, ठीक है। और या जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं या बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कैंसिल इलेक्शंस हो, जो भी इलेक्शंस से संबंधित जो भी काम होंगे वो सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है। उसके बाद देखिए कहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, कहाँ पे लोग वोट देने जाएंगे, कौन कौन से
एरिया में जो है पोलिंग स्टेशन होगा, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। असाइनमेंट ऑफ वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशन, ठीक है, तो वोटर्स को कौन कौन से पोलिंग, कहाँ पे जाके आपको वोट डालना है, ठीक है, उसकी लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर्स, कहाँ पे काउंटिंग की जाएगी उसका लोकेशन, अरेंजमेंट टू बी मेड इन एंड अराउंड पोलिंग स्टेशन, क्या क्या अरेंजमेंट किए जाने चाहिए जहाँ वोटिंग होने वाली है, एंड काउंटिंग सेंटर्स एंड ऑल अलाइड मैटर्स, ठीक है। तो चुनाव से संबंधित जो भी काम काज है वो सब सारे काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखती है। अब देखिए लिटिगेशन के बारे में बात करते हैं, क्या लिटिगेशंस हैं अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। द डिसीजन ऑफ द कमीशन कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन का कोई डिसीजन है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पिटिशन के द्वारा, जो भी रिट पिटिशन है उसके द्वारा चैलेंज कर सकते हैं। बाई लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन एंड सेवरल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स वंस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज स्टार्टेड। लेकिन अगर एक बार इलेक्शन की जो प्रक्रिया है अगर वो शुरू हो जाती है तो जुडिशियरी इंटरवीन, जुडिशियरी जो है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन के जो भी कार्यकारी काम होंगे उसमें, ठीक है। अब बात करें क्या इशू है, मींस अगर वो पीएमओ ऑफिस में जाकर मीटिंग किए हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए पहला तो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो इनको जो है विधायिका से एक दूरी बना के रहना था, लेकिन ये यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू इंसुलेट द कमीशन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर एंड अलाउज टू कंटिन्यू एज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, तो कहीं ना कहीं इनके इंडिपेंडेंस पे जो है सवाल उठते हुए हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा वॉयलेशन ऑफ ऑफिशियल चैनल्स, इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट ऑन इलेक्शन मैटर्स थ्रू द ब्यूरोक्रेसी आइदर विद इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और द होम मिनिस्ट्री। देखिए जो ये इलेक्शन कमीशन का जो कम्युनिकेशन है सरकार के साथ इलेक्शन के मैटर में, तो वो जो है ये बताया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो या लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू हो या होम मिनिस्ट्री के थ्रू हो। और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का जो ब्रीच है वो भी देखने को मिला है। द लॉ मिनिस्ट्री स्पेल्स द फाइन प्रिंट ऑन लॉ फॉर द कंट्री एंड इज एक्सपेक्टेड नॉट टू ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द कमीशन टू इंश्योर इट्स ऑटोनॉमी। तो जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्वायत्तता है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेफगार्ड की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसे मान लीजिए बुलाया जाए तो लोग जो है डाउटफुल नज़रिए से देखेंगे ही देखेंगे। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंस की। देखिए पहला तो है कि इलेक्शन कंडक्ट करा रहा 1952 से लेकर के अभी तक जो भी चुनाव होते हैं तो सक्सेसफुली जो इलेक्शन कंडक्ट करने का काम है नेशनल और स्टेट स्तर पे, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद इन रिसेंट ईयर्स हाउएवर द कमीशन हैज स्टार्टेड टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए जो है एक तरह से प्रेरित करने के लिए भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। Discipline of political parties. It has gone to the extent of disciplining the political parties with a threat of de-recognizing if the parties fail to maintain inner party democracy. और कहीं ना कहीं देखिए जो भी पार्टीज़ वगैरह हैं तो उसमें एक तरह से डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करने का काम करता है, ताकि जो पार्टीज़ के बीच में डिसिप्लिन जो है वो बना रहे चुनाव को लेकर के। फेडरलिज्म जो हमारा फेडरलिज्म है उसको अपहोल्ड करता है। जो हमारे फेडरलिज्म की जो वैल्यू है संविधान में दिया हुआ, जो इक्वालिटी की बातें हो गई, ठीक है, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, सुपरिटेंडेंस, तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको उसको अपहोल्ड करने का काम करता है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अब देखते हैं क्या इशूज़ हैं। देखिए कहीं ना कहीं फ्लॉज इन द कॉम्पोजिशन में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी क्वालिफिकेशन वगैरह की बात नहीं की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, हमें संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट डिबेरिड फ्रॉम फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स आफ्टर रिटायरिंग और रिजाइनिंग। तो मान लीजिए कि अगर उनका टर्म ऑफ पीरियड अगर पूरा हो जाता है जो भी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उनको बाद में भी रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो अपॉइंटमेंट उनको दिया जा सकता है, ठीक है, या रिज़ाइन भी करते हैं तभी उनको अपॉइंटमेंट जो है वो कहीं अपनी ले सकते हैं। यहाँ कहीं एक टेन्योर की सिक्योरिटी देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर्स आर इन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो यहाँ इनका जो टाइम पीरियड है कितने साल के लिए बनाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन के मेंबर, उसका जो टेन्योर है वो भी फिक्स नहीं हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन हैज़ कम अंडर द स्कैंडल लाइक नेवर बिफोर विद इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन 2019 जनरल इलेक्शन। देखिए 2019 के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें हमें देखने को मिला कि जो हमारी आदर्श आचार संहिता जो है, तो आचार संहिता का उल्लंघन हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो है देखने को मिलता रहा है, ठीक है। तो वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। द पोजिशन
एलेज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फेवरिंग द रूलिंग पार्टी। कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि रूलिंग पार्टी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है बाय गिविंग क्लीन चिट टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन मेड बाय द पीएम। और ये भी कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी वो मॉडल कोड ऑफ जो हमारा आदर्श आचार संहिता है उसका जो वायलेशन किया गया, तो उसके बाद भी जो है मॉडल ऑफ जो एक तरफ से क्लीन चिट ही दे दिया, कोई उसमें कार्रवाई उनके खिलाफ जो उनके विरुद्ध जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिली। ठीक है, और नॉन कॉम्पिटेंस भी कहा गया क्योंकि इंक्रीज्ड वायलेंस एंड इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मनी हैव रिजल्टेड इन पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनएबल टू अरेस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मान लीजिए जो पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन में ज़्यादातर जो नेता हैं, ज़्यादातर सब पे कुछ ना कुछ जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन है जिसके हेड जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैज़ मेड द फॉलोइंग रिकमेंड। इनके द्वारा जो है कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है, जैसे कि कहा गया कि 6 सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं जम्मू के लिए और 1 सीट जो है वो कश्मीर के लिए। उसके अलावा रिजर्व किया गया 16 सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज। 16 सीट जो है एससी और एसटी के लिए जो है रिजर्व किया गया है। JNK विल हैव ए 90 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जम्मू कश्मीर में जो है 90 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी अब फ्रॉम 87। ठीक है, पहले जो है 87 था प्राइवेट टू द सेंट्रल डिसीजन एंड JNK स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। और जो इनका अलग का जो एक जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान था तो उसका अब कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या रिकमेंडेशन है। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन हैव सेड दैट इट विल बेस इट्स फाइनल रिपोर्ट इन 2011 सेंसस। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से इनकी रिपोर्ट है एंड विल ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के हिसाब से, वहाँ के टेरेन के हिसाब से, वहाँ का जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसके हिसाब से, तो इन सब के आधार पर जो है हेल्प से जो है रिकमेंडेशन जो है दिया गया है। अब देखिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन JNK। अब एक टाइमलाइन की तरफ देख समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कार्विंग आउट 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन देन द स्टेट वाज कैरिड आउट बाय डिलिमिटेशन कमेटी इन 1951। देखिए 1951 में जो है 25 लोगों की जो है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बनाई गई थी पहले डिलिमिटेशन कमेटी के द्वारा। उसके बाद जो पहला फुल फ्लेज डिलिमिटेशन कमीशन है वो 1981 में जो है गठन किया गया और उसने अपना जो रिपोर्ट है वो 1955 में सबमिट किया। और उस समय 1981 की जो सेंसस है, उस समय जो 1981 की जो जनगणना थी उसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से अभी तक यही लास्ट रहा है। 1981 में जो हुआ है वो लास्ट एक तरह से डिलिमिटेशन किया गया, उसके बाद से अभी तक नहीं किया गया है। देखिए 2020 में द डिलिमिटेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट फॉर एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ 2011। देखिए 2020 में फिर क्या हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया और कहा गया कि आप 2011 के जनगणना के आधार पर जो है आप रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, और इससे कहा गया कि आपको 7 और जो सीट्स यूनियन टेरिटरी में है आपको एक तरह से और बढ़ाना है। ठीक है, एंड ग्रांट रिजर्वेशन टू SC ST, और SC और ST को जो है रिजर्वेशन, वहाँ की जो कमिटीज हैं SC ST उनको रिजर्वेशन देना है। Now total number of seats in JNK will be raised to 90 from previous 83। तो अब 83 से बढ़ गए जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं वो 90 हो गई। इसमें 24 सीट्स विच हैव बीन रिजर्व फॉर एरियाज ऑफ POK। तो ये 24 सीटें हैं ये रिज़र्व किया गया है जो POK का एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, तो उसके लिए 24 सीटें रिजर्व किया गया है। ठीक है, और इसको जो असेंबली में जो है वैकेंट ही खाली ही रखा जाएगा। अब ये बात करते हैं कि डिलिमिटेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंटर ऑन March 6 लास्ट ईयर टू redraw लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के आधार पे जो है एक दोबारा से एक इनका जो असेंबली लोकसभा है एक तरफ से एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बनाई जा सके। ठीक है, जिसको पास किया गया था सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में जो इसको पास किया गया था। ठीक है, तो देखिए डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स। ठीक है, हम एक लिमिट या बाउंड्री जो है वह डिसाइड करते हैं जो भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज होंगी एक स्टेट की, या ठीक है, तो मेनली कोई भी स्टेट में कहाँ तक कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी तो उसका जो एक बॉर्डर बनाने का जो काम है वो डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे कि एक्सरसाइज करता कौन है। ठीक है, देखिए इट इज़ अंडरटेकन बाय हाईली पावरफुल कमीशन, दे आर फॉर्मली नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन को हम बाउंड्री कमीशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इनको हम बाउंड्री कमीशन ही बोल सकते हैं। अब देखिए ये बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि
दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। तो इनके द्वारा भी जो है आप कोई बात होती है तो आप इनके खिलाफ जो है आप कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। अब देखिए जो 2002 का एक्ट था उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, एक सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये चेयरपर्सन के तौर पे होंगे। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, जिसको नॉमिनेट करने का काम करेंगे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज एक्स ऑफिशियल मेंबर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियल, ये 3 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।